हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस नए नामित चैनल हम लोग में। मैंने मैं से कोई इसके लिए कोई भारतीय अच्छा सा हिंदी नाम सोच रहा था, तो मैंने अभी इसका नाम हम लोग रखा है। तो आशा है आपको ये अच्छा लगेगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए, और यदि अच्छा लगे तो इसको फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र की तरह लौटता हूँ और बात फिर से मैं शरद पवार की करूंगा। शरद चंद्र पवार, जो कि अब वर्तमान में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष हैं, फाउंडर भी हैं। जब रिसेंटली शायद फरवरी 2024 में पार्टी बनी थी, जब उनका जो मेन पार्टी था वो उनका भतीजा हाईजैक करके ले गया था और उसने फडणवीस की सरकार, महाराष्ट्र महायुति की सरकार ज्वाइन कर ली थी। तो शरद चंद्र पवार, अभी रिसेंट पास में काफी खबरें चल रही हैं कि क्या दोनों पार्टियां, जो पुरानी एनसीपी और नई एनसीपी, जो दो चाचा भतीजे की पार्टियां, वो एक हो जाएगी। और इसमें काफी इमोशनल खेल भी खेला गया, जब अजीत पवार की मां से ये कहलवाया गया कि वो चाहती है कि चाचा भतीजे एक हो जाएं। तो इस तरह की काफी कोशिशें की गई, विशेषकर इसलिए कि शरद पवार की जो पार्टी है उसकी विधानसभा में अच्छी खासी कुटाई हुई थी, मतलब पिटाई हुई थी, और बहुत 20 से भी कम सीटों पर वो रह गई थी। और लोकसभा में जो उत्साह था वो सारा खत्म हो गया था, और शरद पवार शायद ये सोच रहे थे कि वो इस बार फिर से किंग मेकर होंगे महाराष्ट्र में, और किसी तरह से अपनी बेटी को, सुप्रिया सुले को, वहाँ मुख्यमंत्री बनाने में हो सकता है सफल हो। हालांकि सुप्रिया सुले राज्य की राजनीति में नहीं है। तो शरद पवार ने अपनी राजनीति शायद इंदिरा गांधी के जमाने में शुरू की थी, और उन्होंने सबसे पहले अपने जी जो राजनीतिक गुरु थे वसंत दादा पाटिल, उनको धोखा देके एक प्रगतिशील विधायक दल बनाया था और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो इस तरह से उन्होंने करीब राजीव गांधी के टाइम तक अपने संघर्ष की राजनीति चालू रखी। और उसके बाद उनको ये समझ में आया कि राजनीति में रहेंगे तो फिर सत्ता में रहना ही एकमात्र उद्देश्य उनका बन गया। फिर वो राजीव गांधी के साथ जुड़ गए और फिर कांग्रेस के साथ ही रहे, हमेशा सत्ता के साथ ही रहे। और उनका जो परिचय ज्यादा था वो एक बिजनेसमैन या के तरह था, एक व्यापारी की तरह था। इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कहूंगा, व्यापारी की तरह था, जो हमेशा अपना आर्थिक फायदा ज्यादा देखते थे, और सत्ता में बने रहने का उनका एकमात्र उद्देश्य यही रहे होता था। जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय जब कांग्रेस की अल्पमत सरकार बनने की बात हुई थी, तो उस समय अ, दो चेहरे सामने आ रहे थे। एक तो थे नरसिम्हा राव, जो कि लगभग राजनीति से संन्यास ले चुके थे, उनका नाम था, और दूसरा शरद पवार का था। तो उस समय के न्यूज़पेपर्स में मुझे याद है कि ये हेडिंग आया था कि द चॉइस इज बिटवीन अ महाराष्ट्र बिजनेसमैन एंड अ साउथ इंडियन ब्राह्मण। तो उस समय सोनिया गांधी, हालांकि परोक्ष रूप प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी, लेकिन छुप के बैक सीन में थी, बैक सीट पे थी, लेकिन उन्होंने नेपथ्य में थी, सारी सॉरी नेपथ्य से ही, जो था वो अपना समर्थन वो नरसिम्हा राव को दिया, क्योंकि वो जानती थी कि शरद पवार एक बहुत ही चंड चालाक राजनीतिज्ञ हैं, और वो फिर अगर उनको सत्ता दे दी तो फिर उस जो सोनिया गांधी या गांधी परिवार की जो सत्ता में वापस आने की, या कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस पे वापस अपना अधिकार जमाने की जो कोशिशें हैं वो खत्म हो जाएंगी। वो नहीं कर पाएंगी वापसी, कभी भी नहीं कर पाएंगी। उस समय जब बाई इलेक्शन हुआ था, तो मुझे याद है कि एक एडवर्टाइजमेंट किसी ने दिया था, और उसमें सोनिया गांधी की फोटो थी, और उसमें लिखा था, थैंक यू वेरी मच मिसेस गांधी फॉर योर ग्रेसफुल नो। उस समय उन्होंने उपचुनाव जो राजीव गांधी की मृत्यु के बाद हुआ था अमेठी या शायद रायबरेली, मुझे याद नहीं है ठीक से, उसमें उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन वहां से ही वो कांग्रेस पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, और नरसिम्हा राव उन्हीं की चॉइस थी। हालांकि बाद में नरसिम्हा राव ने उनकी आज्ञा मानना या उनकी बातों पे ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी चलाने लगे। तो फिर उसका नतीजा तो आपने देखा कि उनके शव को मृत्यु के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी नहीं एंटर करने दिया, और किसी तरह का सम्मान कांग्रेस ने नरसिम्हा राव की मृत्यु पर प्रकट नहीं किया। तो ये थे शरद पवार, जो कि फिर उन्होंने 1999 में फिर एक बार कांग्रेस पर अपने अधिकार जमाने की कोशिश की, और उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल से अपने पार्टी को अलग कर लिया। लेकिन जब फिर 2004 में
यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस नीति सरकार बनी, तो वो फिर से पॉलिटिक्स में फिर से मतलब सत्तारूढ़ दल के साथ आ गए और अ, मंत्री बने। लंबे समय तक वो कृषि मंत्री बने और उन्होंने उनमें उसका भरपूर उसका आर्थिक उस विभाग का दोहन किया। ये सबको मालूम है, प्याज के भाव, दालों के भाव, ये सब अब इतिहास हो चुके हैं। अ, इससे पहले अब जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में जो बातचीत चल रही है कि एनसीपी के जो 8 सदस्यों को लेके वो मोदी सरकार को समर्थन देना शुरू कर दे, एनडीए ज्वाइन कर ले, तो उनको एनडीए की जो नीति है मोदी सरकार की कि 8 8 एमपी पे एक मिनिस्टर मिल जाएगा, तो उस तरह से वो चाहते हैं कि सुप्रिया सुले को डायरेक्टली एनडीए का भाग बन के वो सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बना दे, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के तो चांसेस नहीं है और वो चाहती भी नहीं है, शायद वो केंद्र की राजनीति ही करना चाहती है। लेकिन अभी हाल ही में जो अमित शाह ने एक शिरडी में बीजेपी की जो विक्ट्री थी उसका जश्न मनाने के एक सभा हुई थी, उसमें स्टेट साफ साफ कह दिया था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों दगा देने वाले हैं, पीठ में छुरा भोंकने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको हम कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ये संभावनाएं खत्म हो गई कि एनडीए में वो शामिल हो सकते हैं, शरद पवार शामिल हो सकते हैं। तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वो अजीत पवार के थ्रू मोदी जी को अप्रोच करें। इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी शरद पवार की पार्टी के साथ, अजीत पवार की पार्टी के साथ मिल जाए और फिर उन दोनों के मिलकर 9 सदस्य हो जाए लोकसभा में, और उनको एक जो मंत्री पद मिल जाए वो सुप्रिया सुले को मिल जाए। लेकिन यहाँ पेच फंसता है कि अजीत पवार की जो सेंट्रल की राजनीति है, जो दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं, जो प्रफुल्ल पटेल हैं, और प्रफुल्ल पटेल ही पहले दिल्ली में एनसीपी की राजनीति क्या करते थे, तो वो खुद चाहते हैं कि वो मंत्री बने, तो वो अपनी इस जुगाड़ में है कि वो मंत्री बने। तो यदि अगर दोनों पार्टियों का मेल हो जाता है तो फिर सुप्रिया सुले की जगह प्रफुल्ल पटेल को ही मंत्री बनाया जाएगा, ऐसी सूचनाएं हैं। ऐसी मतलब सूत्र का कहना है, हालांकि यह होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन सुप्रिया सुले को किसी भी हालत में केंद्र में मंत्रिमंडल में नहीं बनाया जाएगा। तो ये पेच यहाँ पे फंसा है कि सुप्रिया सुले को मंत्री बनाया जाएगा नहीं जाएगा, और इसीलिए शायद शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी का में थोड़ा डिले हो रही है। अजीत पवार, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी अगर एनडीए को सपोर्ट करते हैं शरद पवार, तो भी बीजेपी की हालत कोई कोई बीजेपी को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी के अभी एक ही समस्या है केंद्र में, वो ये है कि वो अल्पमत में है, और वो 2 बैसाखियों पे है, नायडू और नीतीश कुमार की। और समय समय पर ये अफवाहें फैलाई जाती है कि दोनों में से कोई भी एक समर्थन खींच लेगा, तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं तो इसका डर तो रहता ही है, तो वो भी ये चाहती है कि उसका किसी तरह से संख्या बढ़ जाए। तो अब जो महाराष्ट्र की दोनों पार्टियां हैं, उनके पास 2 चॉइसेस हैं, या एक तो वो अपने ओरिजिनल पार्टी के साथ मिल जाए, ओरिजिनल पार्टी अभी शिंदे और अजीत पवार के पास है, उससे मिल जाए, तो उनकी कुछ इज्जत बच सकती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो अमित शाह को जानते हैं कि अमित शाह उनके एमपीज को किस तरह से तोड़ लेंगे। और अमित शाह ने जब सीधे सीधे कहा कि वो उनको दोनों को जब उन्होंने गद्दार कहा, तो उनका सीधा सीधा मतलब था कि वो उनको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे एनडीए में, भले ही वो अ, अपनी ओरिजिनल पार्टीज के साथ शामिल हो जाएं। और ये शायद उन्होंने ये इंडिकेशन दोनों नेताओं को, जो मुख्यमंत्री है दोनों, अ, शिंदे और अजीत पवार को भी दे दिया था। तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह 8 में से 6 एमपी तोड़ ले उसके, जिसमें एक सुप्रिया सुले बचेगी और एक कोई और एमपी बचेगा, और इसी तरह जो 13 या 12 लोग शिवसेना के सदस्य हैं वो भी तोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाए। वो नहीं चाहेंगे कि ये अपने ओरिजिनल दोनों का मिलन हो। तो कहीं ना कहीं दोनों शिवसेना के मेल, वैसे शिवसेना का मेल होना तो काफी मुश्किल है, लेकिन अजीत पवार जो कि वो एक ही परिवार है, चाचा भतीजे, तो मिल सकते हैं। लेकिन उसमें असली फंदा वही है कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मेल होता है तो फिर प्रफुल्ल पटेल का क्लेम रहेगा, और शायद क्योंकि पूरी जो ये ब्रोकर्ड था, दोनों का मेल ये प्रफुल्ल पटेल ने किया था। और जब 2020 की में जो सरकार बनी थी, 1 दिन की या 2 दिन की, जिसमें सुबह सुबह
देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ शपथ ली थी, वो सब भी था, वो शरद पवार के ही कहने पे हुआ था, उनका इनिशिएटिव था। लेकिन आखिरी मोमेंट पे वो पीछे हट गए थे। इसी तरह दो लोकसभा चुनाव के पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां आई थी जब प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार के थ्रू बीजेपी से वो और एनडीए से सामंजस्य बैठाना चाहते थे या कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते थे, तो उसकी बात शरद पवार शुरू करते थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो पीछे हट जाते थे। यानी सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपने पाँव खींच लेते थे। और कारण वही होता था कि सुप्रिया शुले का सेटलमेंट नहीं हो पाता था। तो ये एक कारण है। तो मुझे लगता है कि अंततः अजीत पवार की पार्टी में अगर शरद पवार की पार्टी शामिल हुई तो बीजेपी को इससे कोई फायदा होगा नहीं, और तो वो ये चाहेगी कि इसको ऐसा नहीं हो। वो जो एनसीपी बची है शरद पवार चंद्र पवार की, लोकसभा में 8 सदस्य है, उसमें से अगर वो 6 सदस्य तोड़ लेगी तो उनका काम हो जाएगा। तो मेरा यही ख्याल है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ज्यादा विशेषकर मेरे जो महाराष्ट्र के सब्सक्राइबर्स हैं और देखने वाले दर्शक हैं, वो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो ये सूत्र लिए हैं इनका क्रेडिट, जो अधिकतर जो मेरी बातें कही हैं, ये भाऊ तोरसेकर के विचारों से प्रभावित है। तो भाऊ तोरसेकर का भी अंत में मैं जाते आते धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और इतनी देर तक आप मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।